गाइज आज मेरो युट्युब च्यानल धेरै दिन पछि आयो अनि यहाँ हामी हरर भिडियो हेर्न लाग्यो। मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ। अब हामी हेर्न जाँदैछौँ, हजुरहरू पनि हेर्नु होला, छिटो आउनु ल। यी गाइज हेर्नु, खतरनाक। आप एक ऐसे कमरे में हो कदम रखते ही आपको हर तरफ बस खून दिखता है, दीवार पे, फर्श पे, देखो गाइज, और वहीं पे उसी कमरे में आपको एक ऐसी लड़की मिले जो अपने ही दांतों से, अपने ही हाथों को और पैरों को उसके हाथों से और उसके लिप्स से बेहिसाब खून बह रहा हो। आप उसे देख ही रहे होते हो कि इतने में उसकी झुकी नजर आप पर पड़ जाती है, आपकी सांसें फूलने लगती हैं। उसके इस बिहेवियर को आप समझने की कोशिश कर ही रहे होते हो कि वो अचानक से कमरे के एक कोने से उठकर आप पर हमला करती है। देखो देखो आप पीछे हटते ही हो, लेकिन आपको रियलाइज होता है कि कमरा छोटा है, और उसके साथ साथ आपको एक रियलाइजेशन हिट होती है कि ये कोई आम लड़की नहीं, इसके अंदर कुछ तो सैटानिक या फिर कुछ तो सुपरनैचुरल जरूर कितना लंबा होने वाला है। इमेजिन किया वो बस एक शुरुआत थी, और हाँ, ये कोई इमेजिनेशन नहीं, एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो हुआ है जर्मनी की एक लड़की के साथ। दिस इज द स्टोरी ऑफ एनालीज मिशेल। ये कहानी है एनालीज मिशेल की, एक जर्मन कैथोलिक लड़की जो नेचर से बहुत ज्यादा शांत और पोलाइट थी। वो डेली चर्च में प्रे करने जाती थी और वो इतनी रिलीजियस थी कि हफ्ते में 2 बार मास अटेंड करती थी। आप में से जो लोग सोच रहे होंगे कि मास क्या होता है, मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ। इट इज अ सेक्रेड रिचुअल वेयर ब्रेड एंड वाइन आर कॉन्सिक्रेटेड and become the body and blood of Christ, seen as a representation of Christ's sacrifice on the cross. Simple language में कहा जाए तो क्रिश्चियन कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल। एनालिस की फैमिली के बारे में बात करी जाए तो उसकी फैमिली में 3 बहनें थी और पेरेंट्स थे, और उसके दोनों पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, स्पेशली एनालिस की मदर जिनका नाम था एना मिशेल। और एना मिशेल को एकछिन है गाइस, यहाँ क्यामेरा छ हाल्नु अब ल अब चाहिँ एउटा क्वेसन छ ज्यादा ही अजीब तरीके से रिलीजियस थी। एना के इतने रिलीजियसली स्ट्रिक्ट गाइज त्यो किन चर्चमा जान्थ्यो जहिले कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला, बराबर गरेर। होने का कारण छुपा था उनकी एक पास्ट की गलती। एक्चुअली एना, जो एनालिस की मदर थी, शादी से पहले ही मां बन गई थी। वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जो कि जर्मन कल्चर में बहुत ही शर्मनाक माना जाता है। इसी वजह से एनालिस की मॉम एना की कंजर्वेटिव कैथोलिक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी, और इस गिल्ट का प्रायश्चित करने के लिए वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। और यही सीरियसनेस टुवर्ड्स रिलीजन, या फिर हम कह सकते हैं रिलीजन की कट्टरता, दोनों पेरेंट्स ने अपने बच्चों पे भी थोप दी थी। इसी स्ट्रिक्ट कैथोलिक अपब्रिंगिंग का असर हमें एनालिस के ऊपर भी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से ही वो भी बहुत ज्यादा रिलीजियस बन गई थी। लेकिन ये जो कट्टरता थी अपने रिलीजन को लेके, इससे अभी तक कोई हार्म नहीं हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था। एनालिस अपने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रही थी, वो लोगों से भी बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, बहुत आराम से बात करती थी, बहुत पोलाइट थी, अंटिल शी टर्न्ड 16। जैसे ही एनालिस ने 16 साल की उम्र को टच करा, उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। 16 साल के होने के बाद एनालिस को अचानक रातों को सीजर्स आने लगे, जैसे कोई उसको जकड़ रहा हो। और इतना ही नहीं, सिर्फ 16 साल की उम्र में ही वो कहने लगती थी कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है, उसे कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई खतरनाक चीज उसके कानों को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। वो घंटों अपने कमरे में अपने घुटनों को गले लगाकर बैक एंड फोर्थ रॉक करती है, जैसे वो एक छोटे से बच्चे को झूला झुला रही है। आई थिंक अभी तुम इमेजिन कर पा रहे होगे कि एक्चुअली क्या हो रहा था एनालिस के साथ। अब उसी कमरे में एनालिस को अकेले देखकर, घंटों घंटों तक अकेले बैठ के अपने आप को झुलाते हुए देखकर एनालिस के पेरेंट्स को डर लगने लग गया कि समथिंग्स ऑफ। इसलिए 1969 में उसे वुर्सबर्ग के साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ले जाया गया, और डॉक्टर ने उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी यानी मिर्गी के रोगी कहकर एनालिस को वापस घर भेज दिया। डॉक्टर ने सिंपल लैंग्वेज में कह दिया कि इसको मिर्गी आती है और आप इसको घर ले जाओ, घर पे ही इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने भी कहीं ना कहीं उसके सिम्टम्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं इग्नोर ही करा था। एनालिस की दवाइयाँ चल ही रही होती हैं कि 1917 में
उसे सेकंड मेजर सीजर अटैक आता है, जिससे उसके हेलुसिनेशंस अब बद से बदतर होने लगते हैं। उसे अब सिर्फ आवाजें ही नहीं सुनाई देती, बल्कि एक भयानक नाखूनों से नोचा हुआ चेहरा भी दिखाई देने लगता है। इस मोड़ पर उसकी भूख भी अब जानवरों की तरह एक्सट्रीम हो चुकी होती है। वो जमीन पर मिले हर चीजों को खाने लगती है, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, चिमनी में बची हुई कोयले और राखें, ये तक वो खाने लग गई थी। बात तो तब एक्सट्रीम होने लगी जब उसने खुद का ही यूरिन पीना शुरू कर दिया। अब वो और ज्यादा अजीब बिहेव करने लग गई, जैसे सच में उसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। एनालिस के पेरेंट्स ने तो ये तक रिपोर्ट किया था कि वो टेबल के नीचे कोने में छुपकर चुपचाप मरे हुए चिड़ियों के सर नोच के खाती थी। तुम इमेजिन कर ही सकते होगे कि एक पेरेंट के लिए कितना हॉरिफाइंग विजुअल होगा कि उसका बच्चा डाइनिंग टेबल के नीचे बैठ के मरे हुए चिड़ियों के सर नोच के खा रहा है। लाइक इमेजिन करो कि उस टाइम एनालिस के पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। भी हो चुका था, इतना कि वो अपने ही शरीर पर अपने ही नाखूनों से वुंड्स क्रिएट करती थी, खुद को ही घायल करती थी, खुद के ही घाव क्रिएट करती थी, कि जैसे वो अपना ही खून आने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही वो उसके खुद के वुंड से, उसके खुद के घाव से खून आने लगता था, तो उस खून को खुद ही चाटने लगती थी। और जैसे मैंने पहले बताया था, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, हफ्ते में 2 बार मास अटेंड करती थी, काफी बार चर्च जाती थी, काफी रिलीजियस थी। लेकिन अब वो सब भी बंद हो गया था। अब एनालिस को किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में जाने में या फिर चर्च जाने में या किसी भी तरीके से रिलीजन में इन्वॉल्व होने में डर लगता था। एनालिस ये कहती थी कि मैं जब वहां जाने की कोशिश करती हूँ, मुझे कुछ तो रोक लेता है। कुछ तो ऐसी चीज है कि जब भी एनालिस चर्च जाने की कोशिश करती है या रिलीजियस होने की कोशिश करती है, कोई चीज आके उसके पैर रोक लेती है, कोई चीज आके उसके पूरे शरीर को रोक लेती है। और साथ ही साथ जब भी एनालिस किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती थी, उसको आवाजें सुनने लगती थी, काफी ज्यादा डरावनी आवाजें सुनने लगती थी। और वो आवाजें पता है उसे क्या बोलती थी? You're damned. You'll rot in hell. एनालिस के फ्रेंड्स ने तो ये तक बताया कि चर्च के आसपास आने पर ही एनालिस बेकाबू हो जाती थी, उसके घुटने कमजोर हो जाते थे और वो वहीं पर गिर पड़ती थी। अब हम आ जाते हैं 1970 से 1972 इस टाइम पे एनालिस की मॉम को छोड़कर किसी के भी दिमाग में एक्सॉर्सिज्म का कोई भी आइडिया या थॉट नहीं आया था। एनालिस की फैमिली अब भी उसे एपिलेप्सी की मेडिसिन दे रही थी, पर अब सीजर्स के साथ साथ एनालिस को सुसाइडल थॉट्स भी आने स्टार्ट हो गए। उसे लगता था कि लोगों की अच्छाई के लिए अब उसे मरना हो, लोगों के सिंस के लिए अब उसे अपने आप को सैक्रिफाइस करना ही हो। ये सारे थॉट्स आने लग गए थे एनालिस के दिमाग में। डॉक्टर ने एपिलेप्सी के साथ साथ अब उसे डिप्रेशन की दवाइयां भी देनी शुरू कर दी थी। एनालिस की मेडिकेशंस तो चेंज हो गई थी, लेकिन वो अभी भी उन डिमोनिक विजन्स को देख पा रही थी। जो डिमोनिक विजन्स, जो डीमंस एनालिस को दिख रहे थे, वो एनालिस के साथ उसके कमरे में ही रहते थे और उनको देखकर एनालिस पूरा दिन चिल्लाती रहती। लेकिन वो जो डीमंस एनालिस को दिख रहे थे, वो पूरा दिन एनालिस से बात करते रहते थे और वो पूरा दिन एनालिस को गालियां देते रहते। एनालिस को अब हर वक्त उसके कमरे में कोई स्मेल आती रहती थी, बहुत ही गंदी स्मेल आती थी, जैसे कोई रॉटिंग फ्लैश हो या फिर कहीं कोई फीसिस, डंग को जला रहा हो। और उस स्मेल के साथ, सीजर्स के साथ और सारी जो आवाजें एनालिस को दिखती थी, सारे विजन्स जो दिखते थे, ये सब कुछ जब एक साथ होने लगा तो एनालिस स्टार्टेड लूजिंग हर माइंड। एंड व्हेन शी स्टार्टेड लूजिंग हर माइंड, उसने अपने आप को और ज्यादा चोट पहुंचानी शुरू कर दी थी, उसने अपने आप को और ज्यादा हार्म करना शुरू कर दिया। एनालिस अपने कमरे के एक कोने में जाकर अपने सर को जोर से दीवार पे मारती थी जब तक पूरी दीवार लाल ना हो जाए। और इसके साथ साथ अब वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी नुकसान पहुंचाने लगी थी। वो अपने दरवाजे के पीछे छिप जाती और जैसे कोई दरवाजा खोलता था उसके कमरे का, वो उसी पर जानवरों की तरह कूद जाती और अपने नाखूनों से और अपने दांतों से हमला कर देती। घर वालों ने अब एनालिस के कमरे को ही आइसोलेट कर दिया था, क्योंकि उन्हें अब अपनी बेटी एनालिस से ही डर लगने लग गया। और ज्यादा डर इस बात का था कि ये जो डीमंस हैं, ये जो भी चीज है जिसने एनालिस को पोजेस करा है, कहीं वो एनालिस पे ही हमला ना कर पाए। 1973 में एनालिस की फैमिली फर्स्ट रिलीजियस इंटरवेंशन अटेम्प्ट करती है, क्योंकि अब उनको अपनी बेटी को देखकर पक्का हो गया था कि ये एनालिस तो नहीं है, ये कोई और है। और इनफैक्ट ये कोई एक नहीं बल्कि
कई सारी एनर्जीज एक साथ। और एनालिस के पेरेंट्स और उसकी फैमिली को समझ आ गया था कि अब एनालिस को दवाइयाँ नहीं बल्कि एक डिवाइन एनर्जी ही बचा सकती है। इसीलिए एनालिस की फैमिली कई सारे प्रीस्ट के पास गई, पर एनालिस को देखकर सारे के सारे प्रीस्ट रिफ्यूज कर देते थे। सारे के सारे प्रीस्ट कहते थे कि इसको एक्सॉर्सिज्म की जरूरत नहीं है और जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है एनालिस का उसको ही वापस कंटिन्यू करो। एक तरीके से जितने भी प्रीस्ट से पूछा गया था कि क्या उनके पास कोई सोल्यूशन है, सबने मना कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को इस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी भनक लग गई थी कि जो भी डीमंस एनालिस को पोजेस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस। पर एनालिस की कंडीशन अब दिन बर दिन खराब होती जा रही थी। वो कंप्लीटली बेड रिडन हो चुकी थी। उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाना बंद कर दिया था। और जो डिमोनिक वॉइसेस पहले सिर्फ उसे सुसाइडल थॉट्स देते थे, अब वही वॉइसेस एनालिस को खत्म करने की धमकियां देते थे। पर 1975 वो साल था जिसने एनालिस की पूरी दुनिया पलट दी। ये वो साल था जिससे बचकर एनालिस दोबारा कभी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जाता। 1975 वो साल था जहां फादर अर्नस्ट ऑल्ट एनालिस से खुद उसके घर में मिलने आए थे और उन्होंने एनालिस को देखकर ये कंफर्म कर दिया था कि ये लड़की बीमार नहीं है, बल्कि इस पे सच में किसी चीज का साया है। और जिस भी एनर्जीज का साया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो एनर्जीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो फादर अर्नस्ट को भी एनालिस के कमरे में आने से रोक रही थी। फादर अर्नस्ट को एक फोर्स फील हो रहा था जो फादर को बाहर धकेल रहा था। जब एनालिस और फादर अर्नस्ट का फर्स्ट एनकाउंटर हुआ तो ये बात छुपाई गई कि फादर अर्नस्ट एक प्रीस्ट, ये बात छुपाई गई थी एनालिस से। लेकिन फिर भी फादर अर्नस्ट की एक झलक से ही एनालिस पागलों की तरह चिल्लाने लगी, पागलों की तरह चीखने लगी। एनालिस ने अपनी आंखों को दूसरी तरफ फेरी, जैसे कि वो प्रीस्ट के प्रेजेंस से ही आग में जल रही। एनालिस को बस फादर अर्नस्ट को देख के ही समझ आ गया था कि ये एक प्रीस्ट है। फादर अर्नस्ट की एनर्जी कहीं ना कहीं एनालिस के अंदर जो डिमोनिक एनर्जीज थी उनके साथ क्लैश कर रही थी। फादर अर्नस्ट के लिए अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उनको 100% कंफर्म हो गया था कि एनालिस नॉर्मल नहीं है, शी इज पोजेस्ड। और उन्होंने खुद बताया कि एनालिस जब भी चीखती थी तो उसकी आवाज खाली एनालिस की आवाज नहीं होती थी, बल्कि एनालिस की चीख में दर्जनों आदमियों की आवाज थी। Oh my 1975 में बिना कहिले भ्याउँछ? मिशन के एक्सॉर्सिज्म कति बाँकी छ हो इसलिए फादर अर्नस्ट ने बिशप स्ट्रैंगल से अप्रूवल लिया और उसी मोमेंट से स्टार्ट हुआ द सीरीज ऑफ द ग्रेट एक्सॉर्सिज्म्स। अब आपको यहाँ से दो प्रीस्ट के नाम याद रखने हैं। पहला तो फादर अर्नस्ट ऑल्ट एंड दूसरा फादर आर्नल्ड रेंस। सितंबर 24 ये याद रखना गाइस। अब होने जा रहा था एनालिस पे उसका फर्स्ट एक्सॉर्सिज्म रिचुअल। कमरे के एक साइड थे एनालिस के पेरेंट्स और दूसरी साइड फादर अर्नस्ट एंड फादर रेंस, और बीच में बेड पे बिछी हुई थी एनालिस। एक्सॉर्सिज्म का रिचुअल शुरू होता है और एनालिस एक बार फिर कुत्तों की तरह चीखने और घुर्राने लगती है। वो अपने बेड पे मछली की तरह तड़पने लगती है। देखने पे ऐसा लगता है कि 4-5 लोग उसे एक साथ कंट्रोल कर रहे हैं। एनालिस अपने ही बालों को खींचने लगती है और अपनी ही स्किन को काटने लगती है। जब फादर रेंस क्रूसीफिक्स उसके फेस के सामने उठा के लाते हैं, एनालिस उस क्रूसीफिक्स पे थूक देती है। और हैरानी की बात तो ये है कि जैसे ही एनालिस की बॉडी पर होली वाटर गिराया गया, जैसे ही होली वाटर छिड़का गया, एनालिस जोर जोर से इनह्यूमन आवाजों में चिल्लाने लगी और गालियां देने लगी। एनालिस की बॉडी पे जिस एरिया पे होली वाटर गिरता था, एनालिस उस एरिया को बहुत जोर से झटकने लगती थी। देखने पे ऐसा लगता था कि एनालिस की बॉडी उस होली वाटर से जल रही है और एनालिस से उसकी जलन सहन नहीं हो रही थी और वो इतने इनह्यूमन लेवल पे चीख रही थी कि दोनों प्रीस्ट जो थे, दोनों जो फादर थे, उनके होश उड़ गए थे। उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी जोर की आवाज सिर्फ एनालिस के गले से सुनी।
बेसिकली वो बेड से बंधी हुई होती थी एंड फिर भी उसके अंदर इतनी एनर्जी होती थी कि वो बेड को सांस लेके हॉप करा सके, जंप करा सके। तुम इमेजिन कर पा रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक पॉइंट पे तो एनालिस ने अपनी माँ के ऊपर ही जंप कर दिया और अपनी ही माँ का गला दबाने लगी। एनालिस के सर पे उस टाइम पे अपनी ही माँ का खून सवार था। उस टाइम पे एनालिस का इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि वो अपनी ही माँ को मार देना चाहती। दोनों फादर गए एनालिस को उसकी माँ से छुड़ाने, लेकिन जो ये एक्सॉर्सिज्म रिचुअल हो रहा था या फिर जितने भी एक्सॉर्सिज्म रिचुअल्स हुए थे आगे जाके, उन सब में एनालिस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती। 20-22 साल की लड़की को कंट्रोल करने के लिए अब 4-5 बड़े बड़े आदमी लग रहे हैं। जब एनालिस का पहला एक्सॉर्सिज्म हुआ तो उसने पैरों तले जमीन हिला देने वाली बात की, I have to die to atone for the wayward youth of the day and the apostate priests of the modern church. अब इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इसका मीनिंग ये बनता है कि एनालिस को खुद के युवाओं और धर्म त्यागी फादर्स के लिए मरना पड़ेगा। और जैसे ही उसने ये बात बोली उसके तुरंत बाद एनालिस के पेट के अंदर से 4-5 आवाजें एक होकर चीखने लगती है, We won't leave. हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये सारी आवाजें उन सारे डीमंस की थी जिन्होंने एनालिस को पोजेस कर रखा। और उसी मोमेंट पे प्रीस्ट समझ जाते हैं कि एनालिस के अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई डीमंस छुपे हुए हैं जो एनालिस के शरीर को आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। पहले एक्सॉर्सिज्म सेशन के एंड पे आके एनालिस ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई थी, वो इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी। लेकिन ये सिर्फ पहला एक्सॉर्सिज्म सेशन था। इसके बाद अगले 9 महीने तक लगातार 67 एक्सॉर्सिज्म सेशंस हुए थे और हर एक सेशन पिछले वाले से और ज़्यादा वायलेंट होने वाला था। अक्टूबर 1975 एक्सॉर्सिज्म सेशंस में एनालिस इतनी ज़्यादा वायलेंट होने लग गई थी कि वो खुद के ही कपड़े फाड़ने लग गई थी। उसके अंदर से डीमंस की आवाज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। एनालिस ने खुद अपने ही अंदर 6 डीमंस को आइडेंटिफाई करा जिनके नाम थे लूसिफर, हिटलर, जूडस, केन, नीरो। और जो लास्ट डीमन था वो एक डिसग्रेसफुल प्रीस्ट था जिसका नाम था फ्लेशमैन, जिसने एक टाइम पे चर्च से ही गद्दारी की थी। ये सारे डीमंस अलग अलग आवाजों में अपने आप से ही बात करते हैं। देखाइदिउँ न ठुलो मम्मी डर हेर्न ठुलो मम्मी ए निनी हेर्न हाय भन्यो तर ठिक्क छ त अनि स्टार्ट गर्नु छिटो स्टार्ट गर्नु अलिकतिमै अब सिधाइदिने है, धेरै भइसक्यो क्या। छिटो छिटो खै तिमीले एङ्गल मिलाएन। ठुलो मामीले मात्रै ओहो ढोका बन्द, यस ढोका बन्द गरेर आऊ त। गाइस अब अलिकतिमै म एन्ड गरिरहेको छु भिडियो। यहाँ धेरै उ भयो धेरै अब अनि GTA 5 उस खेलेको भिडियो आउँछ फ्लैशिंग। ऐसा लग रहा था कि वो सारे डीमंस अपनी आवाज़ों को यूज़ करके जो प्रीस्ट हैं, जो फादर हैं,
उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे और वो सारे डीमंस कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहे थे फादर्स को कि जो भी एक्सॉर्सिज्म हो रहे हैं उनका असर हो रहा है। जो फादर्स थे, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने भी इस सेशन से कंफ्यूज होकर ये डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ, डीमंस जा चुके हैं। बस अभी थोड़ी देर की शांति मिली ही थी कि तुरंत ही एनालिस हल्का सा मुस्कुराती है और उसके अंदर से एक आदमी की आवाज जोर से चिल्लाती है, "I will return." फिर सारी आदमियों की आवाज एक साथ चीखती है, "Nobody can drive us out." ये बात सुन के जो कुछ देर का सुकून आया था एनालिस के पेरेंट्स के चेहरों पे, वो सारा सुकून गायब हो गया। एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनालिस कमरे में पागलों की तरह दौड़ती थी। जो उसके सामने आता था वो उस पे कूदकर अपने दांतों से नुकसान पहुंचाती थी। एनालिस अपने चेहरे पे जोर जोर से पंच करती थी और अपने ही यूरिन को चाटने लग जाती थी। ये सब कुछ एनालिस के कमरे में ही हो रहा था। एनालिस की पूरी लाइफ जर्मनी में ही थी और अब वो अलग अलग भाषाएं बोलने लग गई, हिब्रू, लैटिन, ग्रीक, अरमानिक। और एनालिस अब अपने ही अंदर आए हुए डीमन से लड़ने लगती थी, क्योंकि अब जो डीमंस थे एनालिस की बॉडी के अंदर, वो एनालिस की बॉडी को अपना हक समझने लगे। एनालिस कई बार उन डीमन से पूछती थी कि व्हाई आर यू हियर। डीमंस का जवाब होता था, ब्रो अब नहीं अब हाँ, जर्मनी में बोले नहीं थे, इंग्लिश में की पोजीशन में ट्विस्ट करने लगती। एनालिस की मदर ने तो ये तक कह दिया था कि उन्होंने एनालिस के हाथों के बीचों बीच टूटे हुए नेल्स जैसे निशान देखे, जैसे एनालिस को जीसस की तरह क्रूसिफाई किया गया हो। एक्सॉर्सिज्म सेशंस के दौरान एनालिस की फैमिली ने उसकी सारी मेडिकेशन रोक दी थी एंड अब वो कंप्लीटली रिलाई कर रहे थे ऑन द एक्सॉर्सिज्म रिचुअल। ये एक्सॉर्सिज्म एनालिस के साथ हर महीने नहीं बल्कि हर हफ्ते होने लगे, बल्कि कई बार तो एक हफ्ते में दो बार एक्सॉर्सिज्म, और हर एक्सॉर्सिज्म लगभग 4 घंटे तक चलता था। 1976 तक आते आते ये एक्सॉर्सिज्म रिचुअल्स काफी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचे। मार्च 1976 से एनालिस ने कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया था। वो कहती थी कि ये डीमंस उसे कुछ भी खाने से या पीने से रोक रहे हैं। और एनालिस घंटों तक जेनोफ्लेक्शन परफॉर्म करती थी। जेनोफ्लेक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें इंसान एक घुटने पर झुकता है और बैठकर प्रेयर करता है। और एनालिस के केस में तो वो ये हर दिन अनकंट्रोलेबली करती थी। इसी वजह से उसके घुटने पूरे तरीके से छिल चुके थे और घुटनों में सिर्फ हड्डियां दिखनी शुरू हो गई। एनालिस सिर्फ यही नहीं रुकी, वो बिना रुके अपने सर को जमीन पे पटकती रहती थी जब तक उसके सर की वो